नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट के लास्ट में एरिया वाले एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल दो फॉर्म में निकाले थे, एक तो जब दो साइड का वेक्टर दिया हो और दूसरा जब तीनों पॉइंट वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया हो, ठीक है ना। तो हम लोग पांच एप्लीकेशन किए थे। पहला एप्लीकेशन था डॉट क्रॉस रिलेशन, दूसरा एप्लीकेशन था दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर लिखना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तीसरा था एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और चौथा था दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है ना। और पांचवा एरिया वाला कर रहे थे, ठीक है ना। तो पांचवा में दो तरह का एरिया निकाले थे, एक तो जब ट्रायंगल के दो साइड का वेक्टर दिया हो और दूसरा जब तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया हो। तीसरा एरिया देखो, थर्ड एरिया है, ये भी एरिया ही निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose non-parallel sides are A and B, जिसका नॉन पैरेलल साइड A और B हो जाए। अगर किसी पैरेललोग्राम का नॉन पैरेलल साइड, पैरेललोग्राम में दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं आमने सामने वाले, तो उसमें से दो नॉन पैरेलल साइड A और B है, ठीक है ना। तो ये है पैरेललोग्राम ABCD मान लेते हैं इसको। तो ये वेक्टर दिया हुआ A और ये दिया हुआ B, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला ये भी B ही होगा और इसके सामने वाला ये A होगा, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं, तो ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो ये ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ A क्रॉस B और इसका भी एरिया होगा हाफ A क्रॉस B, नहीं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो सेम एरिया होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस इज हाफ A क्रॉस B का मॉड, नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिए और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो दिस इज A क्रॉस B का मॉड, सही ना। वैसे भी देखो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, नहीं बेस इंटू हाइट, हाइट ये वाला हाइट, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा मॉड B साइन थीटा, नहीं ठीक है ना। मॉड B साइन थीटा, और मॉड B साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग A क्रॉस B का मॉड बाय मॉड A, नहीं प्रोजेक्शन ऑफ B परपेंडिकुलर टू A, नहीं A क्रॉस B बाय मॉड A, नहीं और बेस है मॉड A, सही ना। तो मॉड A कैंसिल हो गया तो A क्रॉस B आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। और उसी तरह से चौथा एरिया होता है, ये भी क्वाड्रेट्रल का एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल whose diagonals are D1 D2, सही ना। ये किसी भी क्वाड्रेट्रल का एरिया है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम में यूज़ करना है, ठीक है ना। और ये यूज़ करना है किसी भी क्वाड्रेट्रल में जब दोनों डायगोनल का वेक्टर पता हो, ठीक है ना। तो क्वाड्रेट्रल मान लेते हैं, ये है क्वाड्रेट्रल, ऐसे क्वाड्रेट्रल ABCD, कोई भी क्वाड्रेट्रल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, एनी क्वाड्रेट्रल। तो इसका डायगोनल ये D1 है और ये डायगोनल D2 है, सही ना। तो इसका एरिया होता है हाफ D1 क्रॉस D2,
ठीक है ना। हाफ D1 क्रॉस D2 ये एरिया होता है उस क्वाड्रेटरल का जिसका डायगोनल का वेक्टर पता हो, ठीक है ना। तो रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स राइट एंगल पे होते हैं, तो इसको लिखेंगे मॉड D1 मॉड D2 साइन 90, रोम्बस में लिखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है ना, रोम्बस का। और बाकी किसी क्वाड्रेटरल का हाफ D1 क्रॉस D2 का मॉड, मतलब मॉड D1 मॉड D2 साइन थीटा। साइन थीटा इज एंगल बिटवीन D1 एंड D2, दोनों डायगोनल के बीच का एंगल थीटा। समझ गया। तो इसको प्रूव करते हैं कैसे है। पैरेललोग्राम वाला तो प्रूव हो गया, ट्रायंगल वाला भी प्रूव हो गया। तो ये देखो यहाँ पर हम क्वाड्रेटर बनाते हैं, ABCD, ठीक है ना। ये D1 डायगोनल है और ये D2 डायगोनल है। तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं, नहीं, ट्रायंगल का दो साइड का वेक्टर दिया हो AB, तो A क्रॉस B बाई 2 मॉड, ठीक है ना, ये एरिया होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले इसको पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ओरिजिन, नहीं, A को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिए, मतलब इस पूरे क्वाड्रेटर को उठा के A को ओरिजिन पे रख दिए, तो उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो A को ओरिजिन मान लिए हैं, तो ये D1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर D1 हो जाएगा, नहीं, इसको B मान लेते हैं, नहीं, और तो ये क्या होगा, तो दिस माइनस दिस करने से D2 आना चाहिए, ठीक है ना, सही ना, समझ गया। तो B माइनस D2 हो जाएगा, ये B माइनस B प्लस D2 हो जाएगा, तो D2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिए, एक अननोन ले आए B, ठीक है ना, कम से कम लाना है। आ रहा है समझ में कैसे लिखे ये वाला B माइनस D2, क्योंकि DB वेक्टर इज D2, तो DB वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D निकल जाएगा क्योंकि B और D2 पता है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, और ऐड कर देंगे तो क्वाड्रेटरल का एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है ना, सही ना, ABD और BCD इनका सम निकालना है। चलो, तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको ये वेक्टर पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर B है और ये वेक्टर B माइनस D2 है, नहीं, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ B माइनस D2 क्रॉस B, नहीं, और इसका मॉड, नहीं, तो मॉड अभी हम नहीं लगा रहे। ये एरिया वेक्टर समझो, एरिया वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ एरिया है। तो B माइनस D2 क्रॉस B निकालेंगे, B माइनस D2 क्रॉस B तो अंदर की तरफ जाएगा, नहीं, तो ये जो इसका डायरेक्शन है अंदर की तरफ है। तो अब इसको भी अंदर की तरफ निकालेंगे और तभी ऐड होगा, नहीं, इसको अगर बाहर की तरफ निकाल देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमको दोनों एरिया ऐड करना है, ठीक है ना, समझ गया। तो इसको भी अब अंदर की तरफ निकालेंगे, फिर पूरे में एक साथ मॉड ले लेंगे। या तो आप मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस लिखिए, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि B अननोन रह जाएगा, नहीं, वो हटेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में एरिया निकाल रहे हैं दोनों ट्रायंगल का, जिससे दोनों ऐड हो, नहीं, और फिर बाहर मॉड लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालते हैं BCD का। तो इसमें ये वेक्टर बनाते हैं, ये वेक्टर बनाते हैं, तो इसका नाम होगा B माइनस D1, ठीक है ना, और इसका होगा B माइनस D2 माइनस D1, नहीं, दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना। हमको अंदर की तरफ निकालना है, तो अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, अंदर की तरफ, नहीं, तो दिस क्रॉस दिस लिखेंगे, B माइनस D1 क्रॉस B माइनस D2 माइनस D1, और फिर पूरे का मॉड, नहीं।
समझ गए? यहाँ पर है b माइनस d2 माइनस d1, मतलब ये वाला नहीं, तो जब दिस क्रॉस दिस करेंगे तो इससे इसके तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, नहीं ये भी अंदर की तरफ था, तो दोनों अंदर की तरफ है तो ऐड हो जाएगा एरिया। एक को अंदर एक को बाहर की तरफ निकाल देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो हमको नहीं चाहिए। चलो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/2 तो कॉमन आ गया, नहीं, मॉड ऑफ ये b क्रॉस b 0 हो जाएगा, नहीं तो माइनस d2 क्रॉस b आ जाएगा, और प्लस 1/2 बाहर आ गया तो b क्रॉस b 0 हो गया, माइनस b क्रॉस d2, और माइनस b क्रॉस d1, फिर d1 के साथ माइनस d1 क्रॉस b, और प्लस d1 क्रॉस d2, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो करता ही, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, d1 क्रॉस d1 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इतना हो गया। तो ये d2 क्रॉस b है, सही ना, और इसको अगर d2 क्रॉस b लिखें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये, नहीं, और ये b क्रॉस d1 है माइनस में, इसको अगर b क्रॉस d1 लिखें तो ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ d1 क्रॉस d2। समझ गए? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल आ गया, क्लियर बात? तो ये है पांचवा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रेट्रल का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से, क्लियर बात? चलो इसको हटा लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रेट्रल whose diagonals are d1 I minus 2j plus k and d2 2i plus j minus 3k, सही ना? समझ गए? तो d1 क्रॉस d2 निकालते हैं पहले, हम लोग को निकालना है हाफ d1 क्रॉस d2, नहीं, एरिया इज हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, तो d1 क्रॉस d2 डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, नहीं, i j k 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 3, तो i के साथ रहेगा 6 माइनस 1 माइनस j के साथ रहेगा -4 -2 -3 -2, और प्लस k के साथ रहेगा 1 + 4, तो 5i + 5j + 5k, ठीक है ना। इसका मॉड ले लेना, नहीं, d1 क्रॉस d2 का मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 इज √25 25 25, तो 5√3, सही ना, तो एरिया इज 5√3/2, समझ गए? तो दिस इज द एरिया। चलो, तो ये पांचवा एप्लीकेशन था। सिक्स्थ नंबर लिखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 6।
6 एप्लीकेशन है इस तरह से, इफ ए एंड बी आर नॉन कोप्लानर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, अगर दो वेक्टर ए और बी नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से ए और बी, ठीक है ना। नॉन कोलिनियर का मतलब जब कोलिनियर होता है जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो, तो सेम अपोजिट छोड़ के कोई तीसरा डायरेक्शन हो जाए तो नॉन कोलिनियर हो गया। देन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर नॉन कोप्लानर, ठीक है ना। ए क्रॉस बी भी ले लेंगे, नहीं तो अब ए क्रॉस बी, ए और बी, ये तीनों देखेंगे तो नॉन कोप्लानर है, ठीक है ना। तो जब तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर हमको मिल गया तो स्पेस में किसी वेक्टर को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं सही ना। तो इसका मतलब एनी वेक्टर आर इन स्पेस कैन बी रिटन एज आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड ए क्रॉस बी, सही ना। तो स्पेस में किसी वेक्टर को लिखना हो अगर तो ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए बात। तो स्पेस में वेक्टर लिखने के लिए हमको तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर चाहिए। अगर ए बी सी तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर दिया हो तो एक्स ए प्लस वाई प्लस जेड सी लिखेंगे, और आई जे के भी नॉन कोप्लानर होते तो कभी कभी आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भी लिखेंगे। उसके बाद आर को आर डॉट आई आई, आर डॉट जे जे, आर डॉट के भी लिखेंगे। फिर अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लानर नहीं पता है, दो ही वेक्टर नॉन कोलिनियर पता है, तो स्पेस में किसी वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस में वेक्टर लिखने का तरीका हम लोग इतना सीखे हैं, ठीक है ना, तो सबको यूज करना है। समझ गए बात। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, लेट ए एंड बी आर mutually perpendicular unit vector, unit vectors and x is a vector such that x dot a equal to 1, x dot b is equal to 2 and x dot a cross b equal to 3. Then find x. Then find x, vector x in terms of a and b. In terms of a and b. समझ गया। वेक्टर x को निकालना इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है ना, मतलब नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ए डॉट बी जीरो है, नहीं सही ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इस तरह का वेक्टर होगा तो नॉन कोलिनियर हुआ, नहीं। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। तो वेक्टर x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल ए प्लस एम बी प्लस एन ए क्रॉस बी, नहीं मतलब ये वाला यूज करना है, ठीक है ना। समझ गए, कर सकते हैं। अब हम लोगों को एल एम एन निकाल लेना है तो वेक्टर x आ जाएगा, नहीं तो उसके लिए दिया हुआ है सब, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो x डॉट ए दिया हुआ है तो इसका a के साथ डॉट लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। टेक डॉट विथ ए, ये तो x डॉट ए, इसको a डॉट एक्स भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। इसमें l मॉड ए स्क्वायर आएगा, नहीं l मॉड ए स्क्वायर, a डॉट भी जीरो हो जाएगा, नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है।
और ए क्रॉस बी भी ए पर परपेंडिकुलर होता है, नहीं, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर। तो जब ए के साथ इसका डॉट लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी इधर है, तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट जीरो होगा, इन दोनों का भी डॉट जीरो होगा, इन दोनों का भी डॉट जीरो होगा, ठीक है ना। तो मॉड ए स्क्वायर 1 दिया हुआ है, तो एल का वैल्यू आ गया एक्स डॉट ए 1 दिया हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब एल इज 1, ठीक है ना, समझ गया। अब सिमिलरली बी के साथ डॉट लेते हैं इसका, ठीक है ना, बी के साथ डॉट लेंगे, टेक डॉट विथ बी, वेक्टर बी, तो बी डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी जीरो एम मॉड बी स्क्वायर प्लस ये जीरो, ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू 2 आ गया। और c के साथ डॉट लेते हैं, टेक डॉट विथ c, सही ना, और c नहीं है, a क्रॉस b के साथ डॉट लेंगे, ठीक है ना, तो a क्रॉस b डॉट x होगा, ठीक है ना, a क्रॉस b डॉट x इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, नहीं, ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट लेंगे, ए क्रॉस बी इधर है, ए के साथ डॉट लेंगे, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर आएगा, नहीं, एन मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक्स डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ये दिया हुआ है 3, और एन ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन 90, ए और बी परपेंडिकुलर है, नहीं, तो 1 1 साइन 90 भी 1 का स्क्वायर, तो एन का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पुट कर देते हैं x में, नहीं, तो इसका मतलब x क्या हो गया, एल ए, एल 1 है, a m 2 है तो 2b, और n 3 है, 3 a क्रॉस b, ठीक है ना। समझ गया, तो इस तरह से ये कर दिए, नहीं, तो ये 6th एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी 2 ही वेक्टर पता होता है नॉन कोलिनियर, और स्पेस में कोई वेक्टर लिखना होता है तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट के सारे एप्लीकेशंस। एक और टॉपिक इसमें होता है जो डॉट क्रॉस का ही एप्लीकेशन है। तो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग किए, इसके सारे एप्लीकेशंस। एक और एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, देखो ये है बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है ना, इसको 7th नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना, 6th तक पढ़े हम लोग। 2 वेक्टर जब होता है तो उसके बीच में एक ही एंगल होता है, ये पता है हम लोगों को, नहीं, लाइन के बीच का 2 एंगल होता है, वेक्टर के बीच का एक ही एंगल होता है, नहीं, तो उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका ए है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर ये आर है। पीछे बढ़ाएंगे जैसे होगा ये, तो ये जो एंगल है ये दोनों ए और बी के बीच का एंगल नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहे, ए और बी के बीच का ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये आर वेक्टर चाहिए, समझ गया। चलो, तो मान लो हमको इतना बड़ा आर चाहिए जितना बड़ा बनाए हैं, तो यहाँ से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसके पैरेलल, ठीक है ना।
समझ गया? क्लियर? तो देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, नहीं ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो मतलब दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है ना? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, और इसमें साइड लेंथ, ये वाला साइड लेंथ और ये वाला साइड लेंथ इक्वल होगा, नहीं सही ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों साइड लेंथ इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन बी वाला है और इसका डायरेक्शन ए वाला है, नहीं? तो जब दो इक्वल लेंथ का वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर, दो वेक्टर के लॉन्ग लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ लगा देंगे लैम्डा बी बाय मॉड बी और यहाँ लगा देंगे लैम्डा ए बाय मॉड ए, नहीं? मतलब इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड लैम्डा हो गया, लेकिन डायरेक्शन इसका ए वाला हुआ, इसका बी वाला हुआ, ठीक है ना? क्लियर? सही ना? तो आर को जब लिखेंगे, आर ट्राइंगल रूल से आर को लिखेंगे दिस प्लस दिस, नहीं? तो लैम्डा टाइम्स ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी, सही ना? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लैम्डा टाइम्स, ये यूनिट वेक्टर अलोंग ये है, तो ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है ना? तो दिस इज द वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना? इसमें लैम्डा वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग आर जो चाहिए हमको एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर, वो कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए ये नहीं बताया, तो जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, किसी क्वेश्चन में 5 मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी में 10 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो अब इसका मॉड 10 यूनिट करके लैम्डा निकाल लीजिए, ठीक है ना? समझ गया? तो दो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल होता है उसका एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर ये है। देखो अच्छा, आर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी लिखा हुआ है, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लानर भी है, नहीं सही ना? तो कोप्लानर वेक्टर जब है होता है तो आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई भी लिखते हैं, मतलब दो अननोन है एक्स वाई, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों सेम लेंथ का है तो लैम्डा एक ही अननोन रह गया, ठीक है ना? चलो, अब दो वेक्टर के बीच का ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना? दो वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला है, ए और बी के बीच का एंगल ये वाला है, इस एंगल का नाम होता है एक्सटर्नल एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना? और जब इसका बाइसेक्टर निकालना होगा, नहीं तो कैसे निकालेंगे? इसको उल्टा कर देंगे इधर, तो माइनस बी में लगा देंगे, फिर वही काम कर लेंगे, ठीक है ना? तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर तो ये होता है आर लैम्डा टाइम्स ए बाय मॉड ए माइनस बी बाय मॉड बी, या लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है? तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा निकालना है। एक्सटर्नल एंगल चाहिए तो इसको लिखेंगे, और वेक्टर के बीच के एंगल का बाइसेक्टर चाहिए तो इसको लिखेंगे, ठीक है ना? समझ गया? चलो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एक, लेट वेक्टर ए इज आई माइनस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इज 2i माइनस j माइनस 2k प्लस j माइनस 2k, सही ना? ऐसा लिख दिया, ठीक है ना? देन फाइंड वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड having magnitude 5 यूनिट्स। 5 यूनिट का वेक्टर लिखना है, ठीक है ना? ए और बी के बाइसेक्टर के अलोंग, बाइसेक्टर के अलोंग, नहीं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब ये वाला, ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप, मतलब ए के अलोंग यूनिट वेक्टर, नहीं तो ए वेक्टर बाय मॉड ए,
नहीं, आई माइनस 2j प्लस 2k और इसका मॉड 3 हो जाएगा और प्लस इसको भी प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा होगा यही प्लस कर दिए आई प्लस जे प्लस 2k बाई 3, इसका भी मॉड 3 है 2i, ठीक है। इसका भी मॉड 3, इसका भी मॉड 3, नहीं डिवाइड कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बाई 3 बाहर आ जाएगा और 3i माइनस जे प्लस 4k, नहीं तो हो जाएगा लैम्डा आई माइनस लैम्डा बाई 3j और प्लस 4 लैम्डा बाई 3k। तो ये तो वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कहा गया है 5 यूनिट, नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 5 कर देते हैं, लैम्डा निकल जाएगा। तो मॉड आर इज़ 5, तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 9 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर बाई 9, नहीं ये मॉड आर स्क्वायर है तो इक्वल टू 25, नहीं तो ये हो जाएगा 26 लैम्डा स्क्वायर बाई 9, 26 लैम्डा स्क्वायर बाई 9, ठीक है ना, इक्वल टू 25। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 225/26, लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 15/26, नहीं दो वैल्यू है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं, नहीं ठीक है, इसको हटा देते हैं, सही। लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 15/26 रखेंगे, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 5/√26। ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, नहीं मैग्नीट्यूड दोनों का 5 है। तो मतलब एक आर ऐसा है एक आर ऐसा है, नहीं सही ना। ये भी ये जो वेक्टर है ये भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इधर से कर देंगे तो ये भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं तो यही दोनों वेक्टर ये वाला है, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर का दो वेक्टर आया, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो दोनों वेक्टर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं। तो ये जो लैम्डा है इसमें ये क्या है कि मतलब अभी हम लोगों को मैग्नीट्यूड नहीं पता है कि कितना बड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा का दो वैल्यू इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। बताते हैं इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं एंगल बाइसेक्टर वाले में। फाइंड लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k, ठीक है ना। एंड C is a vector such that vector B bisect the angle between A and C। वेक्टर बी जो है ए और सी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, सही ना। तो देन फाइंड वेक्टर सी। समझ गए बात। तो ये इस बार उल्टा क्वेश्चन, नहीं मतलब दो वेक्टर में से एक वेक्टर दिया हुआ है और एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वाला वेक्टर निकालना है, नहीं इन दोनों में से एक वेक्टर दे दिया और एंगल बाइसेक्टर दे दिया, ये वाला निकालना है, ठीक है ना। चलो तो अब जब इसमें रखेंगे हम लोग तो एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर कितनी भी मैग्नीट्यूड का रख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं ये जो आर है कितनी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। और लेकिन इधर जो रखेंगे वो यूनिट वेक्टर रखेंगे, नहीं सही ना। और लैम्डा को हम लोग इधर लेके 1/λ को कह के म्यू कह देते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू सी इक्वल टू
ए कैप प्लस सी कैप म्यू बी इक्वल टू म्यू बी, बी बाइसेक्ट कर रहा है नहीं। म्यू बी कैसे लिख दिए क्लियर, इस लैम्डा को इधर डिवाइड कर दिए नहीं, तो 1 बाय लैम्डा को म्यू कर दिए, ठीक है ना। इसमें बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ए और सी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो म्यू टाइम्स बी, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस के, और ए वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 2k और प्लस सी कैप, ये भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो 3 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, निकल जाएगा मैग्नीट्यूड नहीं 3 है। और ये सी कैप है नहीं। चलो तो सी कैप इक्वल टू लिखते हैं, सी कैप इक्वल टू आई के साथ देखो क्या है 3 म्यू माइनस 1/3, 3 म्यू माइनस 1/3, ठीक है ना। 3i प्लस जे के साथ देखो तो म्यू प्लस 2/3 और के साथ देखिए तो माइनस म्यू और माइनस 2/3, माइनस कॉमन हो जाएगा, म्यू प्लस 2/3, सही ना। सी को इधर रखे हैं, इसको इधर ले आए, तो सी कैप है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9 म्यू माइनस 1i/3 प्लस 3 म्यू प्लस 2/3 जे और माइनस म्यू 3 म्यू प्लस 2/3 के, सही ना। चलो अब म्यू कैसे निकाला जाए, तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, सी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड 1 कर देते हैं और म्यू निकल जाएगा नहीं, सही ना। तो इसका मॉड 1 कर देते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलो तो मॉड सी इक्वल टू 1, मॉड सी कैप इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 9 म्यू माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 म्यू प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 3 म्यू प्लस 2, दोनों 3 म्यू प्लस 2 ही है, इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये 9 उधर चला जाएगा 9, 81 म्यू स्क्वायर प्लस 9 म्यू स्क्वायर प्लस 9 म्यू स्क्वायर माइनस 18 म्यू प्लस 12 म्यू प्लस 12 म्यू और प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो ये 9 कैंसिल हो गया नहीं, तो म्यू कॉमन आ जाएगा, तो 99 म्यू स्क्वायर है नहीं, तो 99 म्यू बचेगा यहाँ पर। और इधर देखो 6 माइनस 6 म्यू, 6 म्यू कॉमन आ चुका है, तो 1 म्यू 0 आएगा और 1 म्यू का वैल्यू आएगा -2/33, 3 कैंसिल कर दिया नहीं। तो जब म्यू का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब लैम्डा इनफाइनाइट हो गया नहीं, तो वो वैल्यू नहीं लेंगे एक्चुअली। म्यू 0 लेने से वही वाला वेक्टर आ जाएगा नहीं, एक दो वेक्टर जो है ए और सी, उसका बाइसेक्टर है बी, तो फिर से यही वेक्टर आ जाएगा म्यू लेने 0 लेने से, ठीक है ना। तो ये वाला म्यू लेंगे, सही ना। तो म्यू पुट करके सी निकालेंगे नहीं, तो फाइंड सी, ठीक है ना। तो फाइंड सी, तो ये सी कैप आएगा नहीं। अब हो सकता है क्वेश्चन का जाए कि सी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो फिर करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो ये है सारा हम लोग पढ़े 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है ना। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, जिसके 5 एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट में और 7 एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट में।
नहीं, इसको भी समझो डॉट क्रॉस मिल गया, क्योंकि इसमें मॉड निकाले तो डॉट प्रोडक्ट वाला है, ठीक है ना, सही ना। तो ये भी दो वेक्टर वाला है, तो इसको भी कर दिए हैं, ठीक है ना, जिसको डॉट में भी समझ सकते हैं, क्रॉस में भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको उठाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। चलो, नेक्स्ट है टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, इसके पहले था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो तीन वेक्टर का जो प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें भी एक स्केलर आता है और वेक्टर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से आप प्रोडक्ट कर दो। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मान लो हम लिखते हैं, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो भले बी क्रॉस सी करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, नहीं उसका डॉट लेंगे ए के साथ तो स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर है, ठीक है ना। और ब्रैकेट का मतलब पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है, नहीं, और जो वेक्टर आएगा ये इसके साथ करना है, ठीक है ना। यहीं पर लिखें अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसका वेक्टर के साथ क्रॉस ले रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, नहीं तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर है, ठीक है ना, सही ना। और मान लो ऐसा लिखते हैं ए डॉट बी डॉट सी, तो ये क्या है, तो ये तो स्केलर आ जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ मीनिंगलेस है, नहीं, क्योंकि स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं होता, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो दिस इज मीनिंगलेस, ठीक है ना। और चलो, तो ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना, कोई इसका मतलब नहीं है। और इसी तरह से ए क्रॉस बी डॉट सी अगर लिखें तो ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, नहीं इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, फिर ये भी मीनिंगलेस है, ठीक है ना, सही ना। तो वेक्टर तीन वेक्टर का जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो ऐसा नहीं किसी भी तरह से लिख दीजिए, ठीक है ना, दो ही तरीका से लिख सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते हैं, नहीं कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। और इसको अगर बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसी तरह से तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट और ये वेक्टर प्रोडक्ट, सही ना। तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट किसी भी तरह से नहीं लिख लेते, नहीं। क्वेश्चन भी आया इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मीनिंगफुल, ठीक है ना। तो मीनिंगफुल लिख दिया और चार ऑप्शन ऐसे ही दे दिया, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसे मीनिंगफुल है, तो ये दोनों, ठीक है ना, ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना। तो इस दोनों को हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो तीन वेक्टर का ये प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको दो वेक्टर बना के दो वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं मान लो बी क्रॉस सी पहले कर लिए, दो वेक्टर यूज़ कर लिए, और फिर जो वेक्टर मान लो डी आ गया ये, तो ए डॉट डी फिर से दो वेक्टर यूज़ कर लिए, ठीक है ना। तो जो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि दो वेक्टर बना के दो वेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तीन वेक्टर में ही कुछ रेडीमेड चीज़ पढ़ेंगे और उसी पे क्वेश्चन होता है, तो फिर दो वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, समझ गए। तो जब हम लोग दो से ज़्यादा वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो एक ऑप्शन होता है पीछे वाला दो वेक्टर, और कुछ इसमें भी रेडीमेड है, कुछ क्या बहुत सारा चीज़ इसमें रेडीमेड है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन है, तो वो सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं फिर से, ठीक है ना।
तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं 2 वेक्टर वाले में पहले स्केलर पढ़े थे, नहीं इसमें पहले वेक्टर फिर स्केलर, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर है पहले, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। ये दूसरा टॉपिक है और इसका ए पार्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। सही ना। चलो चलो तो 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नहीं तो इसको लिखेंगे हम लोग पहले मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा साइन बीटा इनटू यूनिट वेक्टर। सही ना। मान लो पहले बी क्रॉस सी किए तो आ गया मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा, नहीं और एक यूनिट वेक्टर आएगा इसमें, और फिर उसका क्रॉस लेंगे ए के साथ, तो मॉड ए और साइन बीटा, नहीं और इसका और जो इसके यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये वाला एन है, ठीक है ना। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर है जहाँ पर अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंड बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, ठीक है ना। बी क्रॉस सी वेक्टर और इसके बीच का एंगल बीटा है, ठीक है ना। समझ गया, मतलब ये ऐसे कि हम लोग पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी था, तो पहले इसको क्रॉस किए तो ये हो गया ए क्रॉस मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा इंटू मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर एल कैप, ठीक है ना। अब ये तो स्केलर हो गया तो बाहर आ जाएगा, ए क्रॉस एल लिखेंगे जहाँ पर एल क्या है, एल इज यूनिट वेक्टर अलोंग बी क्रॉस सी, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर अलोंग बी क्रॉस सी मतलब बी और सी पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसका जब इससे लेंगे तो ये होगा मॉड ए मॉड एल और साइन बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये बाहर आ चुका है तो मॉड बी मॉड सी और साइन अल्फा, नहीं तो मॉड एल तो 1 है, यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है ना। तो यही चीज़ आ गई यहाँ पर, और एक यूनिट वेक्टर और आएगा जो ए और एल पे परपेंडिकुलर होगा, वो एन है आपका, ठीक है ना। सही ना, एन क्या क्लियर बात है। चलो तो ये बात है, नहीं तो जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड लिखेंगे जब, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मॉड लिखेंगे तो इस पूरे का मॉड लिखेंगे, इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा साइन बीटा। सही ना। अब चूंकि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, नहीं ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी, ठीक है ना। ए और बी क्रॉस सी दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, ठीक है ना। सही ना। ये क्या कर सकते हैं, तो बी क्रॉस सी और ए पर परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर in the plane of B and C, ठीक है ना।
ए और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करने का मतलब ये भी है कि बी और सी के प्लेन में होगा, ब्रैकेट वाले वेक्टर के प्लेन में होगा, या ये कह दो जो क्रॉस पहले किए ब्रैकेट वाला क्रॉस पहले करेंगे तो उसके प्लेन में होगा, ठीक है ना। कैसे देखो, तो मान लेते हैं ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी ये है, बी क्रॉस सी नहीं, बी क्रॉस सी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब ए वेक्टर कहीं यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा है, तो इसका और ए का जब क्रॉस लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं सही ना। तो इस तरह का जब हो जाएगा तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इस प्लेन में भी, नहीं एक ही बात है। तो ये वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी और सी के प्लेन में, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर जो होता है वो ब्रैकेट वाला जो वेक्टर जो पहले क्रॉस किया है उसी के प्लेन में होता है, ठीक है ना, ये बात समझना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी है कि बी कॉमा सी कॉमा ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर कोप्लेनर, ठीक है ना। सही है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो बी सी के प्लेन में है ये, मतलब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गया, और जब कोप्लेनर हो गया तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी, लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हो जाता है, आर ए बी कोप्लेनर हो गया तो आर को एक्स ए प्लस वाई भी लिखेंगे, नहीं इसको लिखेंगे एक्स बी प्लस वाई सी। अब हम लोग एक्स वाई निकालेंगे, देखो एक्स वाई निकालेंगे इसमें एक्स वाई निकालते हैं, तो ये वेक्टर जो है ए के परपेंडिकुलर भी है, नहीं ठीक है ना, सही ना। दिस वेक्टर इज वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी है, नहीं ए के साथ क्रॉस ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है ना। तो ए के साथ डॉट लेते हैं, टेक डॉट विथ ए, तो ए के साथ जब डॉट लेंगे, ए के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो एक साथ डॉट जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा एक्स ए डॉट बी प्लस वाई ए डॉट सी, सही ना। तो इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वाई ए डॉट सी, इसको इधर डिवाइड करते हैं, इसको इधर डिवाइड करते हैं, तो x बाई ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई ए डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू हो गया ए डॉट सी इंटू लैम्डा और y का वैल्यू हो गया माइनस लैम्डा इंटू ए डॉट बी, नहीं y का वैल्यू आ गया। अब x और y को इसमें पुट कर दे रहे हैं ये जो लिखे है कोप्लेनर वाला, ठीक है ना, इसमें पुट कर दे रहे हैं x y को, तो a क्रॉस b क्रॉस c हो जाएगा आपका x का वैल्यू लैम्डा, लैम्डा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, सही ना। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, लैम्डा कॉमन आ गया, ये इसमें माइनस है तो इसमें माइनस लग गया, नहीं ए डॉट बी सी, ठीक है ना, और ए डॉट सी बी के साथ, ठीक है ना। आगे बात चलो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐसा भी लिखते हैं, बी और सी के प्लेन में, नहीं ब्रैकेट वाले वेक्टर के प्लेन में, इसलिए एक्स बी प्लस वाई सी लिखा हुआ है, समझ गया। अब लैम्डा कोई स्केलर होगा, नहीं वेक्टर तो होगा नहीं लैम्डा तो लैम्डा स्केलर है और ये आइडेंटिटी है, नहीं तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल लैम्डा, नहीं तो हम लोग ए बी सी का कोई रैंडम वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं लैम्डा निकालने के लिए। ए का वैल्यू मान लो पुट कर दिया आई, बी का वैल्यू आई प्लस जे, सी का वैल्यू आई प्लस जे प्लस के, नहीं ऐसा पुट करना है कि ये जीरो ना आए और ये जीरो ना आए, क्योंकि ये दोनों अगर जीरो आ गए तो लैम्डा तब पता नहीं चलेगा, नहीं ठीक है ना। तो ऐसा रखना है कि ये जीरो नॉन जीरो है तो लैम्डा निकल जाए, ठीक है ना। या कोई एक ये वाला जीरो आ सकता है तब भी लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये जीरो आएगा तो ये भी जीरो आएगा ही, ये श्योर है, ठीक है ना।
तो ऐसा वैल्यू पुट करना है कि नॉन जीरो दोनों आए तो लैम्डा निकल जाए। तो ये जब पुट करेंगे आप ये तीनों वैल्यू तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। पुट करके देख लेना। नहीं मतलब क्या करना है कि पहले बी क्रॉस सी निकालना है, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना डिटर्मिनेंट से, फिर ए के साथ क्रॉस निकालना है, इधर लिख देना है जितना भी आएगा। नहीं सही ना। और उसके बाद ये निकालना ए डॉट सी फिर ए डॉट बी, ठीक है ना। इधर बी रखना है, इधर सी रखना है, और फिर लैम्डा लिखकर निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिख देते हैं लैम्डा का वैल्यू जब 1 रखेंगे इसमें लैम्डा का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन क्या है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर कोप्लानर विथ बी एंड सी मतलब बी और सी के प्लेन में होगा एंड परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है ना, और बाहर वाले परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। चलो अब जैसा हम लोग जानते हैं कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए मतलब ये क्रॉस उल्टा कर दे, मतलब बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखें, नहीं तो ये कम्यूटेटिव रूल तो फॉलो करता नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं इसका माइनस होगा ये, मतलब ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी समझ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, अब ये रेडीमेड रहना चाहिए, ठीक है ना। ये जो लिखे हम लोग ये रेडीमेड होना चाहिए, ठीक है ना, ये लिखने आना चाहिए। तो कैसे लिखें इसको देखो, तो बाहर वाला जो वेक्टर है उसका दूर वाले के साथ डॉट लेंगे पहले, ठीक है ना। ए डॉट सी प्लस में होगा ये बी के साथ, ठीक है ना, और फिर बाहर वाले का डॉट नज़दीक वाले के साथ लेंगे ए डॉट बी, वो सी के साथ रहेगा माइनस में, ठीक है ना। मतलब दूर वाला डॉट जो होगा बाहर वाले का वो प्लस में होगा, नहीं तीसरे वाले के साथ, नज़दीक वाला डॉट माइनस में होगा तीसरे वाले के साथ, ठीक है ना। इसमें भी देखो वही बात है, इसका दूर वाले से बाहर वाले का दूर वाले से लेंगे तो ए डॉट बी सी के साथ, नहीं ये प्लस में है, और इसका नज़दीक वाले से लेंगे तो वो बी के साथ माइनस में, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो हमको लिखना है ये डी क्रॉस एफ क्रॉस ई, ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले दूर वाले के साथ इसका डॉट डी डॉट ई एफ के साथ, नहीं माइनस डी डॉट एफ नज़दीक के साथ डॉट डी डॉट एफ ई के साथ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, है बात समझ में। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर में 3 बात है, नहीं ये 3 बात लिखा हुआ इधर देखो क्या क्या 3 बात, इसी 3 बात पे सारे क्वेश्चन होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के, ठीक है ना। पहला ये है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड निकालना हो, नहीं तो इसको यूज़ करते हैं, पहले से पता ही है, नहीं मॉड ए मॉड सी साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। समझ गया। पहला ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड निकालना। दूसरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या होता है कि दिस वेक्टर इज लाई इन द प्लेन ऑफ ब्रैकेट वाला वेक्टर मतलब बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू बाहर वाला वेक्टर ए, ठीक है ना। सही ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे होता है। और तीसरा बात इसका एक्सपेंशन ये, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो बी और सी के प्लेन में होता है, तो एक्स बी प्लस वाई सी जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, नहीं फिर माइनस नज़दीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना है, ठीक है ना। तो जब जैसा बात हो, मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो अगर आपको तीनों मॉड और दो के बीच का एंगल ये जो एंगल है वो दिया है, नहीं
ये एंगल किसके किसके बी और सी के बीच का है, और ये वाला ए और बी क्रॉस सी के बीच का है। इसमें देखो एंगल किसके किसके बीच का है, ए और सी के बीच का, ए और बी के बीच का, नहीं सही ना। तो जब जैसा डाटा होगा क्वेश्चन में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, लेट मॉड ए इक्वल टू 1, मॉड बी इक्वल टू 2 एंड मॉड सी इक्वल टू 3, एंगल बिटवीन ए एंगल निकलता है, मॉड ए इज 1, मॉड बी इज 2, मॉड सी इज 3 एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 6, नहीं ऐसा देखिए। देन फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी। सही है, बी और सी ये वेक्टर के बीच का एंगल है, नहीं इससे अगर निकालेंगे तो आपको ए और सी और ए और बी के बीच का आएगा, नहीं बाहर वाले का दोनों का साथ आएगा। तो चूंकि हमको तीनों का मॉड दे दिया है तो इसका मतलब इसको यूज करना चाहिए, नहीं सही ना। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा साइन बीटा, जहाँ पर अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, ठीक है ना। तो ये आपको 6 दिया हुआ है, ये 1 2 3 दिया हुआ है, और साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो गई, नहीं बाउंड्री कंडीशन लग गया, साइन अल्फा साइन बीटा 1 है, ठीक है ना। एक ही इक्वेशन से 2 अननोन निकालना है, नहीं तो बाउंड्री कंडीशन लग गया, ये दोनों 1 होगा तभी पॉसिबल है। ये -1 भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन -1 पे एंगल जो होगा वो 3π/2 या -π/2 होगा, तो वेक्टर के बीच का एंगल वो नहीं होता, ठीक है ना, 0 से पाई में होता है। तो इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/2, नहीं तो अल्फा π/2 मतलब बी और सी के बीच का एंगल π/2 है, नहीं वही निकालना हमको, और ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल भी π/2 है, ठीक है ना। समझ गया, क्लियर, ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल π/2 हो गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन किए, तीनों बात समझ में आ गया। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन किए हैं, नहीं जब ऐसा डाटा ये सब हो तो इसको यूज़ करेंगे, और जब हमको ए डॉट सी पता हो, मतलब ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी का मॉड ये सब पता हो, तब अगर मान लो ये निकालना होता तो तब ये लिख करके तब मॉड निकालते, ठीक है ना, समझ गए। और तीसरा बात डायरेक्शन इसका क्या है वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे तीनों पे क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं।